नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है। ये आप जानते हैं, लगातार हम इस कवरेज पर बने हुए हैं। अब सालाना 12.75 यानी करीब 13.25 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे आप। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का भी ऐलान किया, जो बहुत पहले से मांग थी। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा, मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं बजट पर, क्या खास है बजट में और आयकर से कितनी बड़ी राहत इसे देखा जाए, क्योंकि आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और पहले से ही डिस्कशन यही हो रहे थे कि आम जनता को क्या मिलेगा। क्योंकि जो मेन स्थिति होती है, खासतौर पर वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनका जो रिटर्न जाता है उसमें कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से राहत की मांग की जा रही थी और अब राहत की कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। सीधे तौर पर करीब 13.25 लाख के जो स्लैब्स हैं उसमें आम जनता को राहत मिली है। आइए, मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम इस बजट को और भी समझने की कोशिश करेंगे। उनकी नजर से वो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं। मनोज जी, पहली बात तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा बजट काफ़ी चर्चाओं में रहता है, लेकिन सबकी उत्सुकता इस बात में रहती है कि इनकम टैक्स में क्या छूट मिली, जबकि हर एक आदमी उसके दायरे में आता नहीं। लेकिन ये ऐसा ही जैसे देश में जब हम सोने का भाव पढ़ते हैं चांदी का, तो लगता है अरे 82,000 हो गया, जबकि हम में से कई होते हैं जो कई कई साल तक सोना नहीं खरीदते या नहीं खरीद पाते हैं। तो इनकम टैक्स में छूट को लेकिन मिडिल क्लास के लिए हम कह सकते हैं एक बड़ी राहत है, क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था संसद के बाहर कि लक्ष्मी को लेकर, जो महिलाओं को लेकर उन्होंने कही थी, तो कह सकते हैं इस दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और इसको लेकर बहुत समय से मांग चल रही थी। और जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें भी ये बता रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 7% से कम रहने वाली इस फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे में सरकार के पास कुछ ज़्यादा था नहीं, तो अगर ये टैक्स छूट मिलती है तो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आएगा और मार्केट में थोड़ा बूम आएगा। क्योंकि अगले साल जो सरकार ने 8वां वेतन आयोग की घोषणा की है, जब वो लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है सरकार के प्रयास ये है कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़े, जिससे बाजार को बूम मिले। और इसको हम इसी तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अब एक बचत के तौर पर इसे देखेंगे, जो लोग टैक्स के रूप में पे करते थे उन्हें अब कहीं ना कहीं राहत मिली है। आइए, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपने दर्शकों को परिचय करा दें, उसके बाद उनसे भी हम इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। गणेश कावड़िया जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। RS गोयल साहब, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। सर, गणेश सर, आप कैसे देख रहे हैं जो बजट सामने निकल कर आया है? सीधे तौर पर इसे बड़ी राहत के तौर पर आम जनता के लिए देखा जा रहा है, सैलरीड क्लास लोगों के लिए देखा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ये एक बड़ी राहत के रूप में ही आम जनता को मिलेगा? क्योंकि अभी आने वाले समय पर यह भी कहा जा रहा है जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाए, उसके बाद और चीजों को समझा जाएगा। जी सर। बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से आम मिडिल इनकम ग्रुप को थोड़ा राहत देने की कोशिश की है, लेकिन बहुत चालाकी से ये कोशिश केवल कुछ सीमित लोगों तक की है। यानी आपकी इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव किया है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि 12 लाख की इनकम तक पर अगर इनकम टैक्स बनेगा तो वो आपको रिबेट के रूप में मिल जाएगा। इसका मतलब जिनकी भी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, सैलरीड है, तो उनके लिए 12,75,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में दिया है। लेकिन इसके ऊपर जितनी इनकम है उनके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन 4 लाख की नील टैक्स के हिसाब से ही की जाएगी। तो ये जो टैक्स रिबेट है केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 12 लाख या उससे कम है। जो ही आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन जो 4 लाख वाली स्लैब है उसी के आधार पर होगी। तो ये एक तरह से जो खास मिडिल इनकम ग्रुप सफरर था उसको एडवांटेज 12 लाख का बहुत बड़ा जंप है, और इसके लिए लगभग 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको 80,000 रुपये सालाना टैक्स के नाम से बचत होगा। तो वित्त मंत्री जी ने शायद ये कोशिश की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ पा रहा है, तो डिमांड को पुश करने की कोशिश की और डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की प्लानिंग की उन्होंने। लेकिन जो तकलीफ थी या जनता ये सोच रही थी कि सेविंग को बूस्ट करने के लिए या जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का कुछ प्लान करेंगे, तो वो कोई प्लान नहीं किया है।
और इसलिए थोड़ा सा अगर बचत को पुश करते तो मिडिल इनकम ग्रुप को ज्यादा मदद मिलती। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो ये कहना चाहिए कि 8वां बजट था, इतना बड़ा अवसर मिला था, कुछ अच्छे बड़े स्टेप ले सकते थे, कुछ रिफॉर्म की बातें कर सकते थे, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की कोशिश की है, कोई बड़ा स्टेप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं दिया है। सर आपका कहना है बड़ा स्टेप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं दिया गया है और भी रिफॉर्म्स किए जा सकते थे। गोयल साहब आपके क्या रिएक्शन रहेंगे इस पर, क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? मैं सबसे पहले तो वर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि इनकम टैक्स जो है वो बहुत कम लोग देते हैं, और जैसा कि होता है कि बजट को लोग इनकम टैक्स के तरीके से ही देखते हैं कि इनकम टैक्स का क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि एक बजट पूरे देश के लिए क्या खर्चा होना है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, उसके लिए होता है। दूसरा, कावड़िया जी ने भी जो बोला कि वो बड़े ही टेक्निकली उनने उसको चीजों को करा है कि पर्टिकुलरली मीडियम इनकम ग्रुप को फायदा ज्यादा दिया है, बाकी को नहीं दिया है। पर मैं इसमें एक बात में असहमत होना चाहूंगा कि जो छोटी सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। व्यवसायी तो अपना एडजस्टमेंट किसी भी तरीके से अलग तरीके से कर लेते हैं, उनको कितनी इनकम बताना है, कितना टैक्स देना, वो उनके हाथ में रहता है। सैलरीड पर्सन के हाथ में ये नहीं होता है, तो पूरी की पूरी अगर उनकी इनकम टैक्स में जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा ये भी कि जैसा कि कावड़िया जी ने कहा कि भाई इसमें पैसा ज्यादा बचेगा तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उस तरीके से ये पूरा के पूरा बजट जो है, अभी चूंकि भाषण में बहुत सारी चीजें पता नहीं पड़ती है, जब हम बिटवीन द लाइन अब चीजों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ग्रोथ को बूस्ट करने का बजट है। कितनी बार लिमिटेशन होती है इसमें लोकसभा में भी कि ज्यादा बातें वो नहीं बोल पाते हैं। इनकम टैक्स के साथ साथ में एमएसएमई को भी जो बेनिफिट्स दिए हैं, जो किसानों को बेनिफिट्स दिए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया है, इसके बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट आने वाले हैं और उसका बेनिफिट निश्चित मिलेगा। एक लिमिटेशन होती है कि बहुत ज्यादा किसी चीज में अगर अपन छूट देते हुए तो दूसरी चीजें दिक्कत आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावे के लिए भी बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। मैंने फिर बताया कि जब हम पूरा बजट देखेंगे, बिटवीन द लाइंस देखेंगे, तो चीजें बहुत सारी सामने आएंगी। लेकिन गोयल साहब, इसमें एक और चीज है कि अगले महीने, अगले सप्ताह की बात हो रही कि इनकम टैक्स बिल लाया जा रहा नया, तो लग रहा है ये जो एक टैक्स टेरर जिसको कहा जाता है बार बार, उससे कुछ निजात मिल पाएगी उद्योगपतियों को, छोटे मोटे जो व्यवसायी उनको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्मा जी आपका। ये जो बिल आने वाला है उसमें अभी तक देखिए, पहले केसलेस होता था, पहले जो है वो सारे असेसमेंट के लिए व्यापारी को डिपार्टमेंट जाना होता था। आज तारीख में केसलेस पूरा के पूरा हो गया है। हमको किसी भी केस के लिए डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक ये भी नहीं पता होता है कि हमारा केस जो अगर स्क्रूटनी में आया है तो कौन से ऑफिसर के पास है। वहां भी हमको जो भी स्क्रूटनी के नोटिस आते हैं वो एक ऑफिसर देता है, हम रिप्लाई देते हैं, वो दूसरे ऑफिसर को देते हैं, उसका डिसीजन तीसरा ऑफिसर लेता है, अपील चौथा ऑफिसर सुनता है। तो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हुआ है और अभी बहुत ज्यादा होना है। बजट में अगर वो चीज आ जाती तो दिखता कि कितना ज्यादा लुक्रेटिव है बजट, पर वो जब अगले हफ्ते बिल आएगा तो उसके बाद पता पड़ेगा कि जितनी भी तकलीफें थी, जितनी भी परेशानी थी, उसको मिनिमाइज किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। जीएसटी की बात है, जैसा कि मैम ने बोला कि भाई जीएसटी तो काउंसिल की मीटिंग में होती है, क्योंकि हमारा फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा फेडरल सिस्टम है, तो सारे स्टेट वाले जो तय करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप अकेले में कुछ नहीं बोल सकती है कि वो क्या क्या चीजें करना है। पर हाँ, कुछ चीजें बेसिकली डिसाइड हुई हैं और जो रेट ऑफ टैक्स है, बाकी चीजें हैं, उन पे निश्चित फायदा होगा। और इनकम टैक्स का जो बिल आना है उससे बजट जो है वो जो अभी ऐसा दिख रहा है कि कम बेनिफिट है, वो बहुत लंबा बेनिफिट हमको मिल रहा है व्यापारियों को। मिनिस्टर, जाहिर सी बात है जब टैक्स को लेकर बात होती है तो आम जनता की चिंता यही होती है कि उन्हें क्या मिल रहा है, और इस बार देखा गया है कि काफी हद तक उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन आपने भी जिक्र किया कि आने वाले समय पे जो बिल लेकर आया जाएगा उसके बाद के हालात भी देखने होंगे। क्या ये, और उसमें आप जिक्र ये भी हो रहा है कि बिहार के बारे में भी सोचा गया है, किसानों के बारे में भी सोचा गया है। ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि आम जनता के अलावा इस बजट में और क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिहार की जहाँ तक बात है तो हम सबको पता है कि इस साल वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होना है,
तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार के निर्णय होते हैं तो राजनीतिक हितों को उसको ध्यान रखा जाता है। जहाँ तक इस की बात है तो जो सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे लगती है जो गीगा वर्कर्स हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लगभग 1 करोड़ की तो अभी गिनती, लेकिन मुझे लगता है संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नए नए हम देख रहे हैं कि अगर आप 5 मिनट डिलीवरी की बात हो रही है, कई सारी वेबसाइटें 15 मिनट की डिलीवरी की बात कर रही हैं, ग्रॉसरीज है, मेडिसिन्स हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो पूरे इन गीगा वर्कर्स के हवाले हैं। कई बार हम देखते हैं कि कंपनियां क्लेम करती हैं कि हम 30 मिनट में पिज्ज़ा डिलीवर करेंगे, नहीं तो अब आपको एक फ्री मिलेगा। तो ऐसे में इन गीगा वर्कर्स की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि उनको गाड़ी तेज चलाना होती है, टाइम से डिलीवरी करना होती है, पैसे कटने का डर होता है। तो पहली बार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इनकी चिंता की इस बजट में, जिनको लेकर 1 करोड़ गीगा वर्कर को लेकर बात की है कि उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, उनका बीमा किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूरी जो इकोनॉमी है आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर एक नए क्लेम कर रहा है। पहले 30 मिनट की बात होती थी, अब 10 मिनट तक की बात होने लगी है। अब हो सकता है कि कोई एक नया स्टार्टअप आ जाए, वो कह देगा हम 5 मिनट में आपको नियर अबाउट 2 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी कर देंगे। तो ऐसे में गीगा वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार उतने हैं नहीं, असंगठित क्षेत्र में रोजगार लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा जो MSME की लिमिट बढ़ाई है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ जो की गई है, तो छोटे उद्योगों को मुझे लगता है संरक्षण देने का प्रयास है, क्योंकि सरकारी नौकरियां सरकार के पास ज़्यादा है नहीं, नौकरियां निकल नहीं रही। हम देख रहे हैं एक तरफ जो हायरिकी में देखेंगे, बड़े पोस्टों पर जो लोग हैं उनको सरकार लगातार एक्सटेंशन दे देती है, निचले स्तर की भर्तियां निकल नहीं रही हैं और जो कुछ बची हैं उनको संविदा से भरा जा रहा है। तो ऐसे में युवाओं के पास या तो खुद का स्टार्टअप शुरू करें वो, या खुद का छोटा मोटा कामकाज करें। इसी प्रकार किसानों की चिंता की गई है कि कैसी लिमिट उनकी बढ़ा दी गई है किसान क्रेडिट कार्ड की, सस्ते ब्याज पर अब किसानों को 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो देश की इकोनॉमी है उसमें बड़ा हिस्सा हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का आता है। अभी लगभग 15% के आसपास ही, इस बार हालांकि ग्रोथ गिरी है, लेकिन सरकार जो लगातार कह रही है हम कि देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे। इसी प्रकार यूरिया की बात की गई, क्योंकि हर साल हम देखते हैं यूरिया, अभी सरकार नैनो यूरिया लॉन्च किया है, उसके पहले हमने देखा था कि यूरिया पर नीम कोटेड करने लगा था, जिसका उसका कमर्शियल यूज़ था जो फैक्ट्रियों, वो बंद हुआ था। इसके बाद हम देखते थे आज से कुछ साल पहले तक लंबी लंबी लाइनें लगती थी यूरिया के लिए, और अब भी यूरिया सरकार लगभग प्रति बोरी 2 से 2,500 रुपये का सब्सिडी दे रही है, जो कि बड़ी राशि है। अब जो सरकार यूरिया कारखाने की लगा रही बात कर रही है, तो मुझे लगता है ये एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए किया, क्योंकि सरकार को पता है कि निजी क्षेत्र में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। तो अगर आप खुद का कुछ करते हैं MSME के माध्यम से, कृषि के माध्यम से या दूसरे साधनों से, तो उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास इस बजट में मुझे दिख रहा है। ग्रोथ रेट बढ़ाने की भी बात कही जा रही है कि अगले आने वाले समय पर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, यानी GDP ग्रोथ की बात कही जा रही है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर में ग्रोथ के चांसेस अब दिख रहे हैं, क्योंकि यूरिया की भी बात की जा रही है, KCC की भी जो रकम है उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है इस बजट के मुताबिक, मनोज सर। लेकिन जिस तरीके से हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट का बढ़ना यानी सभी चीजों का मिश्रण, इन सबसे वहां पर भी हमें बूस्ट दिखेगा? यह निश्चित तौर पर दिखेगा। देखिए, जो राज्यों को एक फंड की बात की कि 1.5 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने तय किया, तो मुझे लगता है ये भी इकोनॉमी बूस्ट का एक बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप ज़्यादा सड़कें बनाना है, ज़्यादा आपको हाईवेज बनाना है, ज़्यादा आपको पुल बनाना है। इससे सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इसको इकोनॉमी मिलती है। इसके साथ ही जो लेबर क्लास है उसको रोजगार के साधन मिलते हैं, तो वो भी एक इकोनॉमी का, क्योंकि वो भी हिस्सा है, क्योंकि देश का हिस्सा है। तो अगर उनको रोजगार मिलता है तो पूरे देश के विकास के लिए आप केवल एक सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि आप केवल एग्रीकल्चर पे आप फोकस कर लें, आप केवल युवाओं पे कर लें। आपको देश का विकास करना है तो महिलाएं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या सबको साथ लेकर चलने वाला ये बजट है? गणेश साहब, आप से अगर हम सबको साथ लेने वाली बात कहें, जिसमें हम किसानों की भी बात कर रहे हैं, आधी आबादी की भी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजों पर फोकस्ड दिखा है बजट? बिल्कुल, पूरा ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है। आंगनवाड़ी ले लो, हेल्थ ले लो, प्राइमरी एजुकेशन ले लो, और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड या इस तरह की, बल्कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की बात की और कोशिश की है कि हर गांव का कम से कम सेकेंडरी स्कूल वाईफाई से, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो जाए, गांव का हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फोकस किया है। एग्रीकल्चर में भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा फोकस किया कि लोग पल्सेज और दूसरे तरह के क्रॉप्स में ज्यादा आए, जहाँ वैल्यू एडिशन ज्यादा है। जैसे बिहार में मखाना प्रोडक्शन के लिए पूरा एक अलग से
कमीशन बनाने की बात की है, पूरा कॉर्पोरेट बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्सों को भी इन्वॉल्व करके सबका साथ सबके विकास का प्रयास, यानी पार्टिसिपेशन बढ़ाना, आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने की बात की है। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस बनाने की कोशिश की है और कोशिश ये की है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पार्टिसिपेट करे आर्थिक विकास में और स्टार्टअप के लिए और इनोवेटिव फंड, क्योंकि एआई का जो चैलेंज आ गया, इसलिए 20,000 करोड़ का फंड एआई से डेवलपमेंट और आईआईटी को और ज्यादा इक्विप किया, मेडिकल एजुकेशन में सीट बढ़ाई, यानी हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है। और कुछ किया जा सकता था क्योंकि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और इकोनॉमी बैंकिंग की हालत बहुत अच्छी है, तो कोशिश की जाती है और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश की जाती, तो शायद उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। सर, लेकिन सर जिस प्रकार से महंगाई जो सरकार चाह रही थी उतनी कम हुई नहीं, तो आपको नहीं लगता था इसका भी एक बड़ा जोखिम हो सकता था अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं कम? देखिए, महंगाई का एक मुद्दा तो ये है कि रुपया डिवेल्यूएशन हुआ, यानी ये इम्पोर्टेड महंगाई है, बाहर की चीजें हमारे चीजों को अफेक्ट कर रही है। और दूसरा है कि अगर टैक्सेशन की बात करें तो वो जीएसटी के दायरे में आता है और जीएसटी का दायरा मतलब जीएसटी काउंसिल के पास जाता है, तो यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल पे जरूर थोड़ी संभावना थी, लेकिन कई सारी कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया है, तो अगर उत्पादन कॉस्ट कम होगी तो धीरे धीरे महंगाई कम होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है ना, जो रिजर्व बैंक भी चिंता जता चुका है कि वो 4% से कम नहीं हो पा रही, बीच में 8% चली गई, तो जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उसके सामने नए नए संकट हो गए थे। रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी तरह से ब्याज की दरों को कम करे, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाए, और रिजर्व बैंक को डर है क्योंकि महंगाई बनी हुई है, इसलिए जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो मॉनेटरी मैनेजमेंट ज्यादा संभव नहीं है, ज्यादा लिक्विडिटी फूंकना संभव नहीं है। तो अब ये इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड ऑफ की बात बनेगी और थोड़ा अगर महंगाई का ईज आउट हो जाएगा तो शायद वो थोड़ी लिक्विडिटी फूंकने के लिए रेपो रेट वगैरह को कम कर सकता है। जी, अब गोयल साहब, हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस दिखे हैं, दवाइयों को लेकर भी बात कही जा रही है, और उसके अलावा स्टार्टअप्स और एमएसएमईज, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग जो बड़े वो अपने आसपास के क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं रोजगार दे सके, उन लोगों को भी रोजगार दे सके। तो आपको लगता है ये बाकी जो स्मॉल एरियाज हैं उनको भी डेवलप करने की भी एक कोशिश के लिए कदम है? निश्चित मैम, अभी स्थिति यह है कि रोजगार को लेके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी हल्ला किया जाता है और स्थिति भी है कि जो हमारे युवा हैं वो पढ़ रहे हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि रोजगार ओरिएंटेड हो, है ना। बाकी सब जगह होता है कि उनको शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसी हुनर दिया जाता है कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तो सरकार रोजगार नौकरी के रूप में दे सके ये तो जस्ट इम्पॉसिबल है, जैसे कि वर्मा जी ने भी कहा। तो यही दिया जा रहा है कि कुटीर उद्योग बढ़े, स्टार्टअप्स बढ़े, एमएसएमई से काम बढ़े, लोग खुद अपना काम भी करें और 2, 4, 5, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देवें। तो इसके लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए जो है वो एमएसएमई की लिमिट जैसा वर्मा जी ने बताया कि 5 से 10 करोड़ करी है। दूसरा, किसानों को भी जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, सो दैट जो माइग्रेशन होता था गाँवों से शहरों में, तो उसके कारण से और रोजगार की स्थिति गंभीर हो रही थी। गाँव में किसान की जो फसल है उससे जो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे उसको प्रॉफिटेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ओवरऑल सब चीजें बड़े ही प्लान्ड मैनर में की जा रही है। ये हमने देखा कि मोदी सरकार का जो बजट होता है वो ऐसा नहीं होता है कि लोगों को एकदम कोई बहुत बेनिफिट दिख जाए और बहुत ज्यादा हो जाए। वो बेसिक चीजों पे काम करते हैं और बेसिक चीजों पे काम करने में मैम समय लगता है। आप सोचे कि आज कोई चीज कर दी और कल उसका रिजल्ट मिल जाए, वो बिल्कुल संभव नहीं है। और इसी तरीके से सारे कार्य जो किए जा रहे हैं वो इसी तरीके से किए जा रहे हैं कि बेनिफिट्स जो है वो आदमी खुद अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करे, दूसरा काम भी करे। और जैसा कि गणेश सर ने बताया है कि भाई एआई आ रही है, उससे बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, तो जॉब्स जाएंगी भी और ईज आउट भी होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिससे बेनिफिट्स होगा। तो लोगों को एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। एआई अगर लोग सीखते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं, तो उसका भी बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन गोयल साहब, एक बात इस बजट में जो कहा गया है कि हम खिलौनों के बारे में बात की कि हम उसको
हब बनाएंगे और लेदर। लेकिन जो बांग्लादेश के हालात हैं, अगर टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कोई एक नई पॉलिसी सरकार ले आती तो बेहतर होता, क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था बांग्लादेश, हमसे बहुत छोटा है, लेकिन जो वहाँ राजनीतिक हालात हैं देश के, तो एक बड़ा मौका था सरकार के पास, अगर इस सेक्टर के लिए कुछ एक नई स्कीम ले आती तो देश के वो कपड़ा उद्योग को एक बड़ा फायदा होता और देश दुनिया के हिसाब से भी हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ सकती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खास तौर पर। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पहले टेक्सटाइल में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम होता था, इंदौर, सूरत, है ना, बाकी अपना केलकटा, और अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ चीजें बजट भाषण में कवर नहीं हुई। जब हम बिटवीन द लाइन जब बजट पूरा आएगा उसमें देखेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि टेक्सटाइल का व्यापार बांग्लादेश से यहाँ शिफ्ट कराने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जाना चाहिए थे, जो कि नहीं उठाए गए हैं। टॉयज का जो है वो अभी चाइना ने कवर कर रखा था पूरा टॉयज का मार्केट, 90% जो टॉयज चाइना से आते थे, तो उसके लिए हमने जरूर प्रयास करे हैं, बाकी चीजों के लिए प्रयास करें। पर ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें टेक्सटाइल के लिए बढ़ावा के लिए काम करना था, क्योंकि टेक्सटाइल में रोजगार भी अच्छा डेवलप होता है। दूसरी बात से टेक्सटाइल में एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी इन्वॉल्व होती है बिल्कुल, और उसके कारण से समग्र विकास जो है वो होता है। ये बात सही है, टेक्सटाइल पे ध्यान दिया जाना था, वो शायद अभी होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट सामने आ गया है और इस बजट में सीधे तौर पर आम जनता को, जो सैलरीड क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है इस बजट में। और भी कई सारी बातें हैं जो इस विश्लेषण में भी आई सामने, लेकिन कुल मिलाकर कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्मी जी का मंत्र कह रहे थे, तो ये आकलन किया जा रहा है कि आज उन्होंने उन लोगों को, खास तौर पर जो नौकरी पेशा है, सैलरी क्लास है, उनके घर लक्ष्मी किसी न किसी तरीके से भेजती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।